हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस के क्वेश्चंस। ठीक। तो जो कि इम्पोर्टेंट हो जाएगा रेलवेज़ के लिए, रेलवेज़ की आपके एएलपी के लिए, टेक्नीशियन के लिए हो या जेई के लिए हो, यानी कि जिस एग्ज़ाम में भी आपका साइंस पूछता है, जनरल साइंस पूछता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला हमारा 10वां पार्ट है, यानी कि हम लोगों ने इस वीडियो को लेकर के 200 क्वेश्चंस हम लोग के कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, Magnesium has atomic number 12 and its electronic configuration is 282. Calculate its valency. तो बोला गया है कि मैग्नीशियम है जिसका एटॉमिक नंबर है 12, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिया गया है 282। कैलकुलेट इट्स वैलेंसी। इसका वैलेंसी क्या होगा? 3026। उम्मीद करते हैं आपने आंसर कर लिया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। ठीक है। तो मैग्नीशियम के जो होता है, मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर कितना है? 12, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। ठीक है। तो वैलेंसी वो होता है जितना के इलेक्ट्रॉन या तो लूज़ करे या फिर क्या करे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, वो उसका क्या होता है? वैलेंसी होता है, ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है। या तो लूज़ करेगा या फिर क्या करेगा, लेगा, गेन करेगा, ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। ठीक है। तो मैग्नीशियम का जो होता है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे यहाँ पे बताया भी गया है। ठीक है। तो ये चाहे तो इसको, ये किसी को 2 दे दे या 8, सॉरी, या तो किसी को 2 दे दे या फिर किसी से 6 ले ले। तो 2 रिलीज़ करना, 2 देना आसान है बनिस्बत इसके कि 6 एक्सेप्ट करो किसी से। तो इसका, इसलिए इसका वैलेंसी कितना होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। आगे सुनिएगा। Which of the following statement is correct with reference to the reproduction in plant? बोला गया कि प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है उससे रिलेटेड कौन सा चीज़ सही है। ठीक है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट प्रोड्यूसेस सीड्स आइडेंटिकल टू द पेरेंट। तो बोला गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सीड्स प्रोड्यूस होते हैं वो आइडेंटिकल होता है पेरेंट से, और यहाँ पे लिखा हुआ है असेक्सुअल। ठीक है। उसके बाद अगला स्टेटमेंट, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पेरेंट्स एंड प्रोजिनी हैव द सेम जेनेटिक मेकअप। प्रोजिनी का मतलब होता है उसके जो बच्चे होंगे, ऐसे समझ लीजिए कि पेरेंट्स से जो बच्चे होंगे उसका जेनेटिक मेकअप जो होगा वो सेम होगा। तो इनमें से कौन सा सही है, आपको खुद से आंसर करना है। पहले कर लिया होगा, उम्मीद करते हैं आपने। तो यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट है दोनों ही गलत है। क्यों ऐसा है सुनिएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड्स जो है आइडेंटिकल नहीं होता है पेरेंट्स के, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स और प्रोजेनी, यानी कि उसके जो बच्चे हो सकते हैं या फिर उससे जो प्रोड्यूस हुआ है, उसका जेनेटिक मेकअप भी सेम नहीं होता है। ठीक है। मतलब ये वाला ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है, ऊपर वाला स्टेटमेंट सेक्सुअल के लिए सही था, और ये वाला जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सेकंड स्टेटमेंट है, ये वाला गलत हो जा रहा है। ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट एक्चुअली में गलत है। ठीक है। तो इसको दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड्स जो होते हैं वो अलग होते हैं पेरेंट्स से, ना कि सेम। ठीक है। और इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है पेरेंट्स और प्रोजनी, यानी उसके बच्चे जो हैं, है ना, सेम जेनेटिक मेकअप नहीं होता है उनका। Plants that do not have well differentiated body design fall in the in this group। तो बोला गया कि प्लांट जिसका वेल डिफरेंशिएटेड, मतलब बॉडी अलग नहीं होता है, मतलब जिसको आप प्रॉपर डिज़ाइन नहीं कर सकते, उसका बॉडी इस तरह का होता है। ठीक है। वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होता है। द प्लांट इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एल्गी। तो उसके ग्रुप में कौन आ रहा है? एल्गी आ रहा है। दीज प्लांट्स आर प्रोडोमिनेंटली इक्वेटिक, और ये सारे जो प्लांट्स हैं वो एक्वेटिक होते हैं। इनमें से कौन सा होगा? ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, थैलोफाइटा या टेरिडोफाइटा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थैलोफाइटा। यानी कि इसका थैलोफाइटा का वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन भी नहीं होता है, और ये जो है एक्वेटिक, जनरली एक्वेटिक होता है, और इसका एग्जाम्पल जो है एल्गी है।
थैलोफाइटा का। हाइड्रोजन रिसेंबल्स द प्रॉपर्टीज ऑफ विच ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो बोला गया हाइड्रोजन जो है ये कौन से ग्रुप से रिसेंबल्स करता है, यानी कि उसी की तरह है, बिहेव करता है पीरियोडिक टेबल में। तो कौन सा होगा, आपने आंसर दे दिया होगा उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रुप 1 और 17। ऐसा क्यों? ठीक है, सुनिएगा। क्योंकि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s1, यानी कि या तो वो क्या कर सकता है, वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, लूज़ कर सकता है। ठीक है, मतलब वो उसका एक इलेक्ट्रॉन का ही खेला है। उसी तरह से बात करें 17 ग्रुप का, तो 17 ग्रुप क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है वो। ठीक है, ताकि उसका जो ऑर्बिट है वो फुलफिल हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को दे सकता है आसानी से ताकि उसको वो स्टेबल हो जाए। और बात करें कि 17 वाला जो ग्रुप है उसमें भी वो क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो यहाँ पे सिमिलरिटीज़ आ रहा है कि एक लेने का एक और देने का। और बात करें ऑन द अदर हैंड इट कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H+ ions which is the characteristics of group 1 element. Also it has an electronic configuration like group 1 elements। ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिमिलर है 17 ग्रुप से। ऑन द अदर हैंड इट रिसेंबल्स ग्रुप 17 एलिमेंट एज इट शोज हाइयर आयोनाइजेशन एंथैल्पी लाइक हेलोजेंस। बोला गया है कि 1 जो ग्रुप है, ठीक है, 17 वाले ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में एक्चुअली है क्या, हेलोजेंस है। तो उसका जो इंथैल्पी होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और ग्रुप 1 का भी इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज रखता है किसके तरह, 17 ग्रुप यानी कि हेलोजेंस की तरह। अब इसको बताइए, यहाँ पे मैच करने के लिए आया है। ठीक है, तो इधर इधर आपका नाम दिया हुआ है कुछ, है ना, और इधर आपका यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस है, कैपेसिटेंस है, इंडक्टेंस है। तो पहले बताइए इसका क्या होना चाहिए आंसर्स। ठीक है, मैच करिए जल्दी से। ठीक है, उम्मीद करते हैं कर लिया होगा आपने। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। इलेक्ट्रिक करंट को नापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग नापते हैं वोल्ट में। ठीक है, उसके बाद बात करें कैपेसिटेंस का होता है आपका हेनरी, और इंडक्टेंस का फैराड। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, कि कैपेसिटेंस का हेनरी होगा या फैराड होगा। तो कैपेसिटेंस का होता है आपका हेनरी, और इंडक्टेंस का होता है फैराड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3rd नंबर, यानी 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी और 4 का ए। सही किया होगा आपने, उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं भी किया है तो सीख लीजिए कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, कौन किसका क्या यूनिट है। ए लाइट बल्ब वर्किंग ऑन ए 18 वोल्ट बैटरी ड्रॉज ए करंट ऑफ 3 एम्पियर, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। तो बोला गया है कि एक बल्ब है जिसमें जो वर्क कर रहा है 18 वोल्ट 18 वोल्ट बैटरी पे, और जो करंट ड्रॉ कर रहा है वो है 3 एम्पियर। तो बताइए इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या जानते हैं, V इजुगल टू आई आर। V इजुगल टू आई आर यानी वोल्टेज इजुगल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ से अगर हम लोग लिंक है, देखिए क्या क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है 18, उसके बाद करंट दिया हुआ है 3। तो हम लोग यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं आराम से, कितना आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 18 डिवाइडेड बाई 3, 6 ओम। अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा है जो कि करेक्ट है। प्लांट कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इनटू फूड स्टोर्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। तो बोला गया है कि, अच्छा इसको पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद मैं समझाता हूँ आपको। प्लांट्स हैव क्लोरोफिल, प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है। प्लांट्स सेल्स डू नॉट हैव सेल्स वॉल, प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल्स नहीं होते। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें से जो सही होगा 1 और 2 होगा। क्यों ऐसा, देखिए प्लांट कन्वर्ट करता है सनलाइट से, या ऐसा बोलिए, प्लांट कन्वर्ट करता है एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इनटू फूड एज स्टोर्ड एज कार्बोहाइड्रेट। तो बोला गया कि प्लांट एक्चुअली फूड को प्रिपेयर कैसे करता है, वो सन का रोशनी लेता है और वहाँ से फूड प्रिपेयर होता है। तो वही बात बोला गया है, और उसको कैसे स्टोर करके रखता है, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में। ठीक है,
उसके बाद प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है, बिल्कुल सही है, प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है तभी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो पाता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्लोरोफिल का भी ज़रूरत है और सनलाइट का भी ज़रूरत है। ठीक है, तो ये दोनों तो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस हो गया। उसके बाद बोला है प्लांट सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल, प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल होता है। ठीक है, प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है, जबकि इसकी बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, यहाँ पे होना चाहिए था प्लांट सेल्स हैव सेल्स वॉल, सेल वॉल्स। तो ये वाला स्टेटमेंट सही होता, लेकिन ऐसा है नहीं, तो इसलिए 1 और 2 सही है। ठीक है, अगला सुनिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आर टू बी कैरिड आउट टू प्रिपेयर स्लैग लाइम फ्रॉम लाइमस्टोन। तो बोला गया है कि इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन है जो कि करना पड़ेगा आपको ताकि हम लोग लाइमस्टोन से स्लैग लाइम बना पाए। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा आप खुद से दीजिए पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा डिकम्पोजिशन एंड कम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, टूटना होता है, डिकम्पोज होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, फिर कंबाइन होगा। अब कैसे कंबाइन होगा, किसके साथ डिकम्पोज होगा, उसको जान लेते हैं। लाइमस्टोन, ये आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए। ठीक है, लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। ठीक है, और बात करें स्लैग लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। तो CaCO3 से हम लोगों को CaOH का होल ट्वाइस में आना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो जब ये टूटेगा माने डिकम्पोज होगा, वो टूटता है किस में, CaO और CO2, यानी कि क्विक लाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो लाइम स्टोन का फॉर्मूला CaCO3, ये जब टूटता है तो क्विक लाइम बनता है, क्विक लाइम मतलब CaO बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब CaO को जब हम लोग, यानी क्विक लाइम को जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तब बनता है स्लैग लाइम। स्लैग लाइम का फॉर्मूला क्या, CaOH का होल ट्वाइस। तो ये प्रोसेस आपको याद रखना है कि पहले डिकम्पोज होगा, उसके बाद कंबाइन होगा, कम्बिनेशन होगा, कम्बिनेशन किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, CaCO3 था, यानी कि लाइम स्टोन था, लाइम स्टोन टूटेगा क्विक लाइम में, CaCO। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, जब CaO को यानी कि क्विक लाइम को क्या करेंगे हम लोग, रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ, तो बनेगा हम लोग का स्लैग लाइम। What is the weight of an object of mass 40 kg if the acceleration due to gravity at that place is 9.8 meter per second square? ये आपने, तो बोला गया कि वेट जो है, वेट आपको निकालना है, मास दिया हुआ है 40 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है आपका 9.8। तो हम लोग क्या जानते हैं, वेट क्या होता है, mg होता है या ma होता है। ठीक है, वेट इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है, तो m का वैल्यू 40 दिया हुआ है और g का वैल्यू 9.8 दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, वेट इज इक्वल टू 392 न्यूटन। ठीक है, अगला, विच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। इनमें से बोला गया है कि कौन ड्राई लिटमस पेपर का चेंज नहीं करेगा, यानी ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट से है। ठीक है, तो सुनिए, ड्राई लिटमस पेपर मतलब सूखा हुआ लिटमस पेपर है। अब लेमन जूस, कंसनट्रेटेड HCl, ड्राई HCl गैस या डाइल्यूट HCl, क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ड्राई HCl गैस। देखिए, कोई भी दो सूखा चीज एक साथ रिएक्शन कर सकता है क्या, नहीं रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, कि या तो आपका सूखा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि डाइल्यूट हो, कंसनट्रेटेड हो, लेमन जूस हो, इस तरह का हो तो चल जाएगा। ठीक है, लेकिन एक ड्राई चीज़ दूसरे ड्राई चीज़ के साथ कैसे रिएक्शन करेगा। तो बोला गया कि तो कलर भी चेंज नहीं होगा, तो इनमें से बोला गया कौन सा चीज़ कलर चेंज नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा आपका ड्राई HCl गैस। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेचुरल इंडिकेटर्स की, जो हम लोग जैसे एसिड में किस चीज़ का किस में कन्वर्शन होता है, बेस में किस चीज़ का किस में कन्वर्शन होता है। तो सुनिएगा, न्यूट्रल में क्या होता है, रेड लिटमस पेपर जो है, ये लिटमस पेपर है। ठीक है, रेड लिटमस पेपर रेड ही रह जाता है और ब्लू में ब्लू ही रह जाता है। लेकिन बात करें एसिड्स में, ठीक, तो एसिड्स में जो है रेड अगर लिटमस पेपर रखेंगे तो रेड ही रहेगा, लेकिन अगर बात करें ब्लू की तो ब्लू रेड में बदल जाएगा। तो आपको याद रखना है ABR। ठीक है, माने एसिड में अगर ब्लू लिटमस पेपर देंगे तो वो रेड में बदल जाएगा। उसके बाद
बेस में क्या याद रखना है, बी आर बी यानी कि बेस में अगर रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो वो ब्लू में बदल जाएगा, लेकिन अगर ब्लू डालते हैं, बेस में ब्लू डालते हैं तो वो ब्लू ही रह जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि एसिड में अगर रेड लिटमस डाले तो वो, सॉरी ABR ना, तो एसिड्स में अगर ब्लू लिटमस डालेंगे तो वो रेड में बदल जाएगा। उसके बाद बोले बी आर बी बोले तो बेस में अगर रेड लिटमस डालेंगे तो वो ब्लू में बदल जाएगा। An object is taken to the center of earth, the weight of the object at the center will be। तो बोला गया कि किसी ऑब्जेक्ट को आप अर्थ के सेंटर में लेके जाइए, उसका बताइए वेट कितना होगा सेंटर पे। तो वेट जो होगा वो 0 होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अर्थ का जो शेप है वो स्फीयर है। ठीक है, हम लोग एज्यूम करते हैं कि अर्थ का जो शेप है वो स्फीयर है। तो अब क्या हो रहा है कि आप उस वेट को क्या क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके जा रहे हैं, सेंटर पे। सो सेंटर पे लेकर के जाइएगा तो उस पर जो लगने वाला फोर्स है वो चारों तरफ से बराबर होगा। ठीक है, तो जब बराबर होगा तो वहाँ पे फोर्स ही नहीं होगा। इसका मतलब फोर्स नहीं होने की वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो वेट होगा उस बॉडी का वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि वहाँ पे कोई वो बॉडी जब सेंटर में होगा तो चारों तरफ से उसके पे फोर्स बराबर लगेगा, यानी कि उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा एक्चुअली। ठीक है, तो वो उसका जो वेट शो कराएगा वो 0 शो कराएगा। Aluminium are used for making cooking utensils. Which of the following properties of aluminium are responsible for the same? Geothermal conductivity, geoelectrical conductivity, ductility, high melting point। क्या होगा इसका आंसर बताइएगा। कर लिया हुआ आपने? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम लोग का जो अल्युमिनियम जो है वो खाने बनाने का बर्तन सब के लिए काम आता है बनाने में। ठीक है, खाने का जो बर्तन होता है, ठीक है, खाना बनाने का या खाना खाने का, ठीक है, उसकी बात कर रहा है कि कुकिंग यूटेंसिल्स यानी खाना बनाने का जो बर्तन होता है वो अल्युमिनियम का बनाया जाता है। अब बताइए इनमें से कौन सा है जिसकी वजह से अल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है? कोई और भी तो यूज़ किया जा सकता था खाना बनाने में। तो इसका आंसर हो जाएगा गुड थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि हीट को अच्छे से कैरी कर पाता है। और इसका आंसर हो जाएगा हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि हम अगर खाना बना रहे हैं वो अगर उसमें अगर थर्मल कंडक्टिव यानी बेटी थर्मल का मतलब होता है हीट अगर कंडक्ट ही नहीं कर पाएगा तो मेरे फूड तक, मेरे खाने तक हीट पहुंचेगा कैसे? हीट अगर नहीं पहुंचेगा तो खाना पकेगा नहीं। इसलिए हम लोग क्या होता है कि वो अल्युमिनियम जो है गुड थर्मल कंडक्टिविटी इसलिए यूज़ कर रहे हैं। और हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है कि वो जल्दी पिघलेगा नहीं। अगर मान लेते हैं खाना बनाने लगे अल्युमिनियम का बर्तन में और अल्युमिनियम का बर्तन ही पिघल जाए, ठीक है, तो फिर तो खाना बन ही नहीं सकता है। तो इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी कि वो जल्दी पिघलेगा नहीं, क्योंकि खाना बना रहे तो हीट तो अच्छा खासा लगेगा, तो हीट अच्छा लगेगा तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। इसलिए आंसर ए एंड डी होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मिक्सचर्स। अब इनमें से बोला गया कि मिक्सचर से रिलेटेड कौन सा इन्फॉर्मेशन गलत है। कोलाइड्स आर हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच द पार्टिकल साइज इज लार्ज, द मेजर कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट, द माइनर कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूट, द सोल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। इनमें से कौन सा गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ऐसा क्यों, पहले ये समझिए, पहले बाकी सब ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन का जो मेजर कंपोनेंट होता है वो उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, यानी कि जिस चीज़ में हम लोग किसी चीज़ को घुलाते हैं, जैसे आप अगर पानी में चीनी घुला रहे हैं, ठीक है, तो सॉल्वेंट कौन होगा? सॉल्वेंट होता है आपका पानी। और अगर पानी और चीनी यानी माइनर कंपोनेंट जो होता है वो होता है सोल्यूट, यानी कि चीनी हो जाएगा आपका सोल्यूट। ठीक है, याद रखना है। जैसे और एक एग्जांपल लें हम लोग कि पानी और नमक, ठीक है, तो मेजर कंपोनेंट किस चीज़ का हो रहा है? पानी का, यानी कि पानी में घुला रहे किसी चीज़ को, नमक को, तो पानी हो जाएगा आपका सॉल्वेंट और नमक हो जाएगा सोल्यूट। ठीक है, अब क्या बोला है? सोल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। सोल्यूशन किसको चीज़ को बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर होता है 2 और मोर सब्सटेंस का। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब किसी चीज़ को जब मिक्स किए किसी चीज़ के साथ तो पता नहीं लगना चाहिए कि वो चीज़ मिक्स भी किया गया है या नहीं। ठीक है, उसको होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। फिर से बता रहा हूँ, जैसे पानी में चीनी घोलते हैं तो पता चलता है कि बिना टेस्ट किए तो पता ही नहीं चलता कि पानी में चीनी घुला हुआ है। तो ऐसे ही मिक्सचर को क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है,
तो बोला गया है कि सोल्यूशन जो होता है वो होमोजेनस मिक्सचर होता है, और एक हेट्रोजेनस, हेट्रोजेनस का मतलब क्या होता है कि दो मिक्सचर ऐसा है जिसमें क्लियरली पता चल रहा है कि एक चीज़ दूसरे चीज़ के साथ मिक्स हो रहा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं कोलाइड्स आर हेट्रोजेनस मिक्सचर। कोलाइड्स को हेट्रोजेनस मिक्सचर बोला गया है इन विच पार्टिकल साइज इज लार्ज। तो पार्टिकल साइज जो होता है वो लार्ज नहीं होकर के छोटा होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, माने इसके हिसाब से सही हो जाएगा। विच हु एमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन्स। इनमें से कौन से किन्होंने डिस्कवर्ड किया था न्यूट्रॉन्स को? चैडविक, गोल्डस्टीन, नील बोहर या फिर अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा चैडविक। चैडविक ने ही डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन्स को। ठीक है, उसके बाद बात करें रदरफोर्ड की, तो रदरफोर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। रदरफोर्ड को बोला जाता है फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। क्यों? क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया था अल्फ़ा बीटा रेज को। उसके बाद लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी टीके को भी इन्होंने ही दिया था, इसलिए इनको का बोला जाता है फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, किनको? रदरफोर्ड को। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग फूड्स। इनमें से किसका यूज़ किया जाता है फूड को प्रिजर्व करने का? शुगर, विनेगर, कॉमन सॉल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी ए बी सी तीनों। तीनों का ही यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए? प्रिजर्व करने के लिए, शुगर का, विनेगर का और कॉमन सॉल्ट का। उसके बाद बात करें, और ये तो हुआ नेचुरली। ठीक है, और बात करें सिंथेटिक या केमिकल्स की जो इसका यूज़ किया जाता है प्रिजर्व करने के लिए, तो ये हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, तो याद रखना है नाम। सोडियम केमिकल्स बहुत बार आया हुआ है कि कौन सा केमिकल्स का यूज़ किया जाता है फूड को प्रिजर्व रखने के लिए, तो ये हो जाएगा सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम सल्फेट। विथ रेफरेंस टू द बायोगैस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The mixture of gases that are produced due to breakdown of organic matters in the absence of oxygen is called biogas. The major constituent of biogas is methane. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो बोला गया है कि बायोगैस से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? जो मिक्सचर ऑफ गैसेस जब प्रोड्यूस होता है ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ, जब ऑर्गेनिक मैटर्स टूटता है और उससे वहाँ से गैस जो प्रोड्यूस होता है, अब किस टाइम टूटता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब ऑर्गेनिक मैटर्स टूटता है तो उसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग बायोगैस। और बायोगैस का जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो मीथेन होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो बायोगैस तभी बनता है जब ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो टूटता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में। ठीक है, और अलग अलग तरह का गैसेस को रिलीज़ करता है। तो जो मेजर कंपोनेंट्स है या कंस्टिट्यूएंट है बायोगैस का वो होता है मीथेन। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया। देखिए, बायोगैस का जो मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है? मीथेन होता है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है और कुछ कुछ हाइड्रोजन सल्फाइड है और अमोनिया है। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया कि बायोगैस प्रोड्यूस कैसे होता है? व्हेन ऑर्गेनिक मैटर सच एज फूड और एनिमल्स वेस्ट इज ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जब फूड्स या एनिमल्स वेस्ट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा तोड़ा जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन भी एब्सेंस है, याद रखिएगा, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यहीं से प्रोड्यूस होता है बायोगैस। ठीक है, और ये भी जानते होंगे कि जब कोई ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो इसको बोलते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, एनारोबिक डाइजेशन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द हीटिंग ऑफ एयर। इनमें से कौन सा है जो कि अगर एयर को हीट कराएं तो कौन सा सही है? इट एक्सपैंड एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, इट बिकम्स हेवियर ऑन हीटिंग। बताइएगा कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो कहना चाह रहा है कि जब आप एयर को हीट करते हैं तो ये फैलता है और ज़्यादा जगह लेता है। बिल्कुल सही है। जब एयर को गर्म करते हैं तो ये फैलता है और ज़्यादा जगह लेता है। इट बिकम्स हेवियर ऑन हीटिंग, जब किसी एयर को जब आप हीट करते हैं वो हेवियर हो जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है। जब
एयर जो है वो गर्म होता है वो हल्का हो जाता है, ठीक है। सुने भी होंगे कि जब एयर हल्का होता है तो वो ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। तो हीट होकर के गर्मी के दिनों में देखिएगा कि हम लोग जो वेंटिलेशन लगाते हैं ऊपर में, है ना, रूम के ऊपर में जो वेंटिलेशन लगाते हैं, उसका कारण भी यही है कि जब अगर रूम का एयर अगर गर्म हो जाए तो वो ऊपर उठ करके बाहर निकल जाए, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे बोला है कि इट बिकम्स हेवियर ऑन हीटिंग, जो कि गलत स्टेटमेंट है कि एयर अगर हीट होगा तो वो हल्का होगा। तो इसका आंसर सिर्फ ओनली वन ही होगा, ठीक है। उसके बाद बोला है विथ रेफरेंस टू द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, sorry, it deals with bulk system and does not deal with the molecular constitution of matter. Which of the following statement are correct? तो इनमें से कौन सा सही है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही सही होगा। क्यों ऐसा कि इसमें जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस या एक जगह से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ बल्क सिस्टम के लिए एक लॉ है, ठीक है। इसमें मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूशन ऑफ मैटर्स यानी कि मॉलिक्यूलर जो मैटर्स का जो मॉलिक्यूलर सिस्टम है उस पे डील नहीं करता है, ठीक है। दोनों ही सही है। विथ रेफरेंस टू द साउंड वेव एप्लीकेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सोनार इज ए टेक्निक often used on boat to locate fish and measures depth. Ultrasound can not be used as a cleaner. Sonochemistry is a researching area regarding the use of ultrasound to create chemical reaction. इनमें से कौन सा सही है? पहले खुद से आंसर कीजिए। कर लिया होगा आपने। तो पहले सोनार जानते हैं, अल्ट्रासाउंड के बारे में जानते हैं, सोनो केमिस्ट्री, तभी आंसर कर पाएंगे। तो सोनार का यूज़ जो होता है वो देखिएगा, सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। बहुत बार सोनार का फुल फॉर्म भी दिया हुआ है, पूछा गया है। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है इसका सोनार का फुल फॉर्म। तो इसमें होता क्या है, इसमें अल्ट्रासोनिक जो वेव्स है उसका यूज़ करके मेज़र किया जाता है डिस्टेंस, स्पीड, डायरेक्शन ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। जितने भी वाटर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका स्पीड, उनका डायरेक्शन, उनका डिस्टेंस मेज़र किया जाता है। इससे सोनार से आपका सी का डेप्थ भी मेज़र किया जाता है, ठीक है। तो ये सारा काम था सोनार का। तो ये मतलब सोनार का मतलब सिंपल इतना सा समझ लीजिए कि अंडर वाटर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसका स्पीड, डायरेक्शन, ठीक है, वो सब चीज़ों को मेज़र किया जाता है या डेप्थ ऑफ सी भी मेज़र किया जाता है। अब बात करें अल्ट्रासोनिक वेव का। तो अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ किया जाता है इकोकार्डियोग्राफी में, ठीक है, मतलब हार्ट का इमेज लेने में यूज़ किया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव का कि आपका मेटल का जो ब्लॉक है वो कहीं पे क्रैक तो नहीं है, उसमें यूज़ किया जाता है। उसके बाद अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया को किल करने में, अगर बैक्टीरिया लिक्विड में है तो, ठीक है। उसके बाद बात करें अल्ट्रासोनिक वेव से डेप्थ ऑफ सी मेज़र किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी बात की हम लोग सोनार जो यूज़ करता है वो अल्ट्रासोनिक वेव का ही यूज़ करके सब कुछ पता करता है। उसके बाद बात करें अल्ट्रासोनिक वेव इज़ ऑल्सो यूज टू सी व्हाट हैपनिंग टू द कंपोनेंट्स इनसाइड ए न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है, मैंने क्या क्या चीज़ हो रहा है, वो भी अल्ट्रासोनिक वेव के थ्रू हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना है ये सारा चीज़। अल्ट्रासोनिक से हम लोग डेप्थ ऑफ सी पता करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं, मेटल में कहीं क्रैक है या नहीं है वो भी पता होता है। अल्ट्रासोनिक का यूज़ इकोकार्डियोग्राफी में भी होता है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक का यूज़ जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में भी होता है ताकि उसके कंपोनेंट्स को देख पाएँ कि क्या क्या चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बात करें और एक था कि अल्ट्रासाउंड जो होता है उसका यूज़ क्लीनर की तरह यूज़ नहीं किया जाता है, ये गलत बात है। उसका यूज़ क्लीनर के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, ठीक है।
वो डर्ट को क्लीन करने में भी यूज़ होता है। उसके बाद बात करें सोनो केमिस्ट्री क्या है। सोनो केमिस्ट्री क्या है? इज़ ए रिसर्च एरिया इन विच मॉलिक्यूल्स अंडरगो ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो जिस एक तरह का रिसर्च एरिया है जहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है एक केमिकल रिएक्शन करता है। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो ये सॉरी, दो बी नंबर स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बोला है अल्ट्रासाउंड कैन नॉट बी यूज एज ए क्लीनर, जबकि हम लोग अभी पढ़े कि अल्ट्रासाउंड क्लीनर के तौर पे भी यूज़ होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। तो इनमें से बोला गया है कौन सा करेक्ट नहीं है न्यूक्लियर रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल में इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। The size of the nucleus is very large as compared to the size of atom. The electrons revolve around the nucleus in a circular path. There is a positively charged center in an atom called the nucleus. Nearly all the masses of an atom resides in the nucleus. तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहले खुद से आंसर कीजिएगा। ठीक, पहले देख लेते हैं ऑप्शन सब, है ना, समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इन सर्कुलर पाथ, बिल्कुल सही है। उसके बाद देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो किसी भी न्यूक्लियस, किसी भी एटम के सेंटर में जो चार्ज होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसी को न्यूक्लियस बोलते हैं, बिल्कुल सही है। नियरली ऑल द मासेस ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। तो जितना भी मासेस है एटम का वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे बात करें साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम, यानी कि न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू एटम। ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे 20 क्वेश्चंस थे, हम लोगों ने 22 क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, होप सो वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।